हेलो बच्चों, आज जानेंगे कि किस प्रकार राजा दाहिर सेन सिंधुपति दाहिर सेन के नाम से जाने गए और किस प्रकार ये कहलाए भारत के और सिंधु प्रदेश के अनडिवाइडेड इंडिया के लास्ट हिंदू एम्परर। बच्चों, सिंधुपति राजा दाहिर सेन का जन्म हुआ था 25 अगस्त 659 एडी में। 659 एडी में, है ना। इसको याद रखना है, ऐसे फैक्ट्स जो है हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा करेक्शन है, 659 एडी में राजा दाहिर सेन का जन्म हुआ था 25 अगस्त को। राजा दाहिर सेन भारत के एक बहुत ही ज़्यादा महान पेट्रियट और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। जब उनकी उम्र थी मात्र 12 साल, जब राजा दाहिर सेन की उम्र थी मात्र 12 साल, तब उनके पिता का निधन हो गया। जो भी अपना राजपाट था, उसका जो भार था, वो राजा दाहिर सेन के कंधों पर बहुत जल्दी ही आ गया। और उन्होंने पूरा राजपाट का जो गवर्नेंस का जो काम था वो किया किसके गाइडेंस के अंडर में, तो उन्होंने किया अपने जो अंकल है इंदर सेन, उनकी गाइडेंस के अंडर। जब उनकी उम्र थी मात्र 18 साल की, है ना, जब राजा दाहिर सेन की जो एज थी मात्र 18 साल की थी, तब उनके जो अंकल थे इंदर सेन, वो भी चल बसे। और इस स्थिति में पूरा जो गवर्नेंस था, उसका पूरा दारोमदार आ गया दाहिर सेन के कंधों पर। दाहिर सेन ने अपनी जो बॉर्डर्स थी, अपनी जो सिंधु प्रांत की जो बॉर्डर्स थी, उनको काफ़ी मजबूती से बनाया। अब मजबूती से बनाने के कुछ कारण भी थे, और वो कारण ये था कि उस समय सिंधु प्रदेश माना जाता था गेट वे ऑफ इंडिया। मतलब सिंधु प्रदेश ही पूरे भारत का गेटवे था। मतलब भारत की जो बॉर्डर थी, जो लास्ट बॉर्डर थी, वो सिंधु प्रदेश की बॉर्डर ही थी। उसके बाद जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो इजीली भारत को कैप्चर कर सकते थे। और क्योंकि भारत का गेटवे था सिंधु प्रोविंस, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इन्वेडर आएगा, वो सबसे पहले, यानी कि जो भी कोई विदेशी आक्रामक किसी प्रदेश पर अटैक करेगा, तो सबसे पहले कौन सा रहेगा, वो सिंधु प्रदेश ही रहेगा। उसके बाद भारत की बाकी जो प्रोविंसेस है, वहाँ पर अटैक होगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सिंधुपति राजा दाहिर सेन को अपनी बॉर्डर सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी देश के ऊपर अटैक होगा, किसी प्रदेश के ऊपर अटैक होगा, तो वो कौन सा होगा, सिंधु प्रदेश होगा। और इसी वजह से सिंधु प्रदेश के ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि जब भी कोई दूसरा अटैकर सिंधु प्रोविंस को अटैक करने का प्रयास करता था, तो जो एनिमी था वो हमारे ब्रेव दाहिर सेन और उनके जो ब्रेव सोल्जर्स थे, उनके समक्ष खड़ा भी नहीं हो पाता था। इतनी ज़्यादा मजबूती से उन्होंने अपना जो डिफेंस है वो बनाया हुआ था। बच्चों, एक बार की बात है, कैलिफ हजाज, जो कि इराक के एक बहुत बड़े फॉरेन कंट्री, जो इराक है, उसके एक बहुत बड़े जो शासक है वो हुआ करते थे कैलिफ हजाज, जिनको हम अल हजाज इब्न यूसुफ के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। तो उन्होंने जो सिंधु प्रदेश है उसको कैप्चर करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी पहुंचाई। और उन्होंने जो देवाल पोर्ट हुआ करता था, गुजरात का एक पोर्ट हुआ करता था, देवाल गांव में एक बंदरगाह हुआ करता था, जो कि आज जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है देवभूमि, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक देवाल पोर्ट हुआ करता था। उस कैलिफ हजाज ने क्या किया, उसको कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया उस देवाल पोर्ट के ऊपर। जैसे ही दाहिर सेन को ये न्यूज़ मिली, जैसे ही दाहिर सेन को ये न्यूज़ मिली कि हमारा जो पोर्ट है देवाल पोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसको किसी एक फॉरेन इन्वेडर ने, कैलिफ हजाज ने क्या कर लिया है, एनिमी एंटर कर गया है हमारे सिंधु क्षेत्र में, और उसने क्या कर लिया, हमारे देवाल पोर्ट को कब्जा लिया है। और इसी न्यूज़ उनको जैसे ही पहुंचती है, तो दाहिर सेन ने एनिमी को, दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से चैलेंज किया, और दाहिर सेन ने वो जो देवाल पोर्ट था उसके ऊपर अपना जो कब्जा है वो फिर से इस्टेब्लिश कर लिया। और जो कैलिफ हजाज था, वो ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाया, वो ये सह नहीं पाया इस बेइज्जती को। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि अब वो लेगा दाहिर सेन से बदला। अब दाहिर सेन से बदला लेने के लिए कैलिफ हजाज ने अपने वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और बहुत ही ज़्यादा ब्रेवेस्ट जो जनरल था, मोहम्मद बिन कासिम को देवाल पोर्ट को कब्जाने के लिए पहुंचाया। और मोहम्मद बिन कासिम देवाल पोर्ट की तरफ निकला अपनी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्मी को लेकर, जिसके पास थे बहुत ही ज़्यादा हैवी वीपन्स। और मोहम्मद बिन कासिम ने सीक्रेटली दाहिर सेना की आर्मी को अटैक भी कर दिया। दाहिर सेन ने देवाल पोर्ट पे अपने एक जनरल ज्ञान बुद्ध को वहाँ पर देवाल पोर्ट की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था। अब जैसे ही ज्ञान बुद्ध ने देखा कि जो दुश्मन सेना है उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, ज्ञान बुद्ध ने वहीं सरेंडर कर दिया। जैसे ही सिंधुपति एम्परर हमारे दाहिर सेन के पास ये न्यूज़ पहुंचती है कि हमारा जो ज्ञान बुद्ध है वो सरेंडर कर चुके हैं, दाहिर सेन एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काउंटर अटैक पे चले गए, और एनिमी को मजबूर कर दिया कि वो इस अटैक से दूर भागे, और उनको डरा दिया गया। जो एनिमी था, जो दुश्मन की आर्मी थी, उनको ऐसा महसूस करवा दिया गया कि अगर वो इस अटैक से पीछे नहीं हटेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक भी सोल्जर जीवित ना रहे। अब सिंधुपति को कंक्वेयर करना, सिंधुपति को जीतना, ये बिल्कुल भी एक आसान टास्क नहीं था। ये तो अरब की जो आर्मी थी वो समझ ही चुके थे। इसीलिए वो लोग कांपने लगे, वो लोग डरने लगे दाहिर सेन की जो दहाड़ थी उससे। और अगर हम बात करें तो जो एनिमीज़ थे, है ना, वो लोग, अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दिया, और वो दूसरा रास्ता था कि दाहिर सेन की आर्मी में जो गद्दार हैं उनको लुभाया जाए और उनको अपनी साइड में मिलाया जाए। और दुश्मन की इस
नीति से जो दाहिर सेन की सेना में या दाहिर सेन के जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उसमें कुछ गद्दारों को वो अपने साइड मिलाने में सफल भी रहे। कुछ मिनिस्टर्स थे जैसे मोक्षवास हो जाए और मोहम्मद बिन अलाफ़ी। ये मोहम्मद बिन अलाफ़ी वही व्यक्ति है जिसको दाहिर सेन ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। अब शरण क्यों दी थी कि ये जो देवाल पोर्ट है उसके समक्ष उसके पास जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने मोहम्मद बिन अलाफ़ी का जो जहाज़ है वो लूट लिया था। इसकी वजह से ही जो हजाज है, कैलिफ हजाज है, उसने अटैक किया था क्योंकि अरब जो जहाज़ था इसकी सुरक्षा नहीं कर पाया दाहिर सेन। और जब उनसे बोला गया कि दाहिर सेन आपने हमारी अरब जो जहाज़ आया था इसका सुरक्षा क्यों नहीं की, तो दाहिर सेन ने जवाब दिया कि समुद्री लुटेरों से रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसी वजह से कैलिफ हजाज ने अटैक करने का प्रयास किया था देवाल पोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ये सारी बैकग्राउंड में चली रही है। आपको पता है मोहम्मद बिन अलाफ़ी जो कि शरणागत था दाहिर सेन के, उसने और जो मिनिस्टर्स थे मोक्षवास उसने और साथ ही साथ रसल एक स्थानीय शासक और अधिकारी हुआ करता था, उन्होंने जो कि पहले सिंधुपति के कॉन्फिडेंस हुआ करते थे, एक विश्वास पात्र हुआ करते थे, अब वो बन चुके थे दुश्मन जो था, एनिमी जो था मोहम्मद बिन कासिम था उसके स्लेव्स, उसके शरणागत वो चले गए। अगर हम बात करें इन ट्रेडर्स की सहायता से एनिमी की जो आर्मी थी उन्होंने एडवांस किया और बहुत सारे जो एरियाज़ थे वो कैप्चर कर लिए। और जो बहुत सारे जो विलेजेस थे, है ना, वहाँ पर आदमियों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया, महिला और बच्चों को बंदी बना लिया गया और उनको अपने साथ ले जाकर स्लेव्स बनाया गया, गुलाम बनाया गया। उन्होंने हमारे यहाँ पर कई सारे जो मंदिर हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया, यहाँ तक कि जो सिंधुपति है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिंधुपति ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी पूर्वक अरब आर्मी को जो था फेस किया। और जो एनिमी है वो दाहिर सेन की वॉर स्किल से एकदम अचंभित रह गया और डर गया और धीरे धीरे अपना जो ग्राउंड है वो लूज़ करने लग गया। दाहिर सेन ने फिर से फाइट बैक किया और इसी कड़ी में अब उनके पास कोई भी चांस नहीं बचा था कि वो किसी भी प्रकार से दाहिर सेन को हरा पाए। इसीलिए एनिमी ने फिर से एक चाल चली और फिर से दाहिर सेन को पीठ में छुरा घोंपने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई। उन्होंने दुश्मन सेना ने क्या किया कि उन्होंने जो अपने सोल्जर्स थे, अपने जो सिपाही थे, उनको महिलाओं के भेष में युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया और उन सोल्जर्स ने जो कि महिलाओं का भेष लिए हुए थे, उन्होंने विलापना, रोना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही दाहिर सेन ने, हमारे सम्राट दाहिर सेन ने देखा कि कुछ महिलाएं विलाप कर रही हैं युद्ध क्षेत्र में, तो वो अधीर हो गए और उन्होंने देखा कि मैं इस प्रकार की जो एट्रोसिटीज़ है किसी व्यक्ति के ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ऐसी महिलाएं जो है विलाप कर रही हो और उनका कोई हेल्प नहीं करे। इसीलिए वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए, उन वुमेन की जो कि सोल्जर्स थे महिलाओं के वेश में, उनकी हेल्प करने पहुँच गए। और उनको वहाँ समझ में आया, जब वो जो ट्रेटर्स थे उन्होंने हमारे सम्राट राजा दाहिर सेन को घेर लिया और उनको एक अवसर मिल गया राजा दाहिर सेन को हराने के लिए। लेकिन राजा दाहिर सेन भी बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़े और उन सभी को अकेले व्यक्ति ने ओवर पावर कर दिया, मतलब अकेला व्यक्ति लड़ रहा था उन सभी आसपास के सोल्जर से, और फिर भी वो लड़े जा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली उनको एनिमीज़ द्वारा घेर लिया गया और उनको कई प्रकार के ऐसे घाव पहुँचाए और वो लड़ते लड़ते हमारा जो भारत का एक वीर सपूत था, जो हमारा एक ग्लोरियस सन था, फाइनली अस्त हो गया 16 जून 1712 एडी को। बच्चों, इस प्रकार के ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। हमारे राजा दाहिर सेन की जो पत्नी है, जैसे ही उनको ये न्यूज़ मिली कि जो राजा दाहिर सेन हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो हमारी जो महारानी थी उन्होंने भी एक बहादुरी का परिचय दिया और उनको पता था कि अब जो अटैकर हैं वो हमारे जो महल है उसको भी अटैक करने आएंगे। तो उन्होंने अपने जो पुत्र है ना, उनके साथ ही आर्म्ड फ्रंट ले लिया उस गेट के ऊपर और जो अटैकर्स थे उनको पैलेस में जाने से रोकने का प्रयास किया। और वहाँ पर हमारी जो महारानी थी और जो प्रिंस थे उन्होंने भी अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया। जो अटैकर्स थे उन्होंने जो प्रिंसेस थी, जो हमारे राजा दाहिर सेन की जो पुत्री थी सूर्या और परमल, उनको बंदी बना लिया। लेकिन हमारी जो प्रिंसेस थी ये भी बहुत ज़्यादा बहादुर थी और उन्होंने ठान लिया कि मैं किसी भी प्रकार से, हम दोनों जो बहनें हैं, किसी भी प्रकार से जो एनिमीज़ हैं उनसे बदला लेकर रहेंगे। इसीलिए जब इनको कैप्चर करके जो इनकी जो दमिश्क जो वहाँ पे राजधानी थी हुआ करती थी, वहाँ पर इनको जब ले जाया गया, बंदी बनाया गया, तब इन्होंने कैलिफ हजाज से बोला कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इसकी एक बुरी नज़र थी और ये एक अय्याश व्यक्ति है और जो मोहम्मद बिन कासिम है ये किसी भी प्रकार से अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये एक अय्याश व्यक्ति है। इसी को सुनते हुए, उनकी सुनवाई करते हुए जो कैलिफ थे, है ना, उसने अपने ही हाथों से मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर दिया, सज़ा सुनाई और उसको वहाँ पर मरवा दिया। दोनों ही बहनों ने एक मार्टियरडम को प्राप्त कर लिए, दोनों ही ने ही शहीद हो गई और दोनों ने ही अपने आप को मार दिया। अब अगर हम बात करें तो जो सिंधुपति एम्परर दाहिर सेन हैं उन्होंने और उनकी जो पूरा परिवार था, उन्होंने हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूरी फैमिली ने ही क्या कर लिया था, शहीदी प्राप्त कर ली थी। पूरी फैमिली ने ही वीर गति को प्राप्त कर लिया।
तो इस तरीके से ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे, है ना, 52nd रैंक रेजिमेंट जो जबलपुर में है, वो शंकर शाह के साथ कॉन्टैक्ट में थे। या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारे किंगडम थे, है ना, शंकर शाह जो थे वो क्यों एंग्री थे, क्योंकि उनका जो जागीर उनको बहुत कम मिली हुई थी। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ख़ाजा नायक हैं, ये कहाँ के कौन से गाँव से बिलॉन्ग करते थे, है ना? इसके बाद इनके पिता जो था, इनका नाम क्या था, ये कौन-सा प्रोफ़ेशन करते थे, लास्ट हिंदू एम्परर कौन थे सिंधु प्रोविंस के, है ना? हमारे जो दाहिर सेन हैं, इन्होंने कौन से पोर्ट को कैप्चर कर रखा था, और उसके बाद गढ़मंडला जो है वो क्यों कहा जाता था कि भई ये मध्य प्रदेश में एक सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और चांसेस ये हैं कि आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएँ कि ऑब्जेक्टिव्स आने के जो चांसेस हैं थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। जब आप इसको बुक्स में से रीड करेंगे तो आप इसकी ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। और मैंने अगर जो चीज़ आपको बताई है इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स भी इस चैप्टर में आ जाएँ। बाकी पढ़ते रहिए, आखिरी कुछ समय बचा हुआ है, खूब मेहनत कीजिए, और रुकने का कोई काम नहीं होता है। खूब पढ़ाई कीजिए, और एक अपना जो सिलेबस है एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसको डिकोड कीजिए, और खूब अच्छी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।